यूक्रेन रोमानिया की सीमा पर खासतौर पर ओडेसा के पोर्ट के इलाकों के आसपास क्षेत्र में डेन्यूबी नदी के पास रूस ने ड्रोन से बड़ा हमला किया है। रूस का यह ड्रोन अचानक कैमरे में भी कैद हो गया। यह हमला वहां हुआ जहां नौका क्रॉसिंग की सीमा चौकी के पास यह बड़ा हमला किया गया, जहां उस वक्त कई लोग मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोई बड़े नक्शे पर दिखाकर यह विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब कौन से दो नए इलाके हैं जो इस समय रूस के कब्जे में आ गए। रूस ने कल यह ऐलान किया है कि उसने पोक्रोवस्क में भी पूरी तरीके से 100% इस इलाके को अपने हाथ में ले लिया और वहीं क्रास्नोमेस्क में भी इस इलाके को अपने हाथ में ले लिया। अब ये इलाका इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप डॉनबास और लोहांस्क के इलाकों की बात करते हैं तो ये वो आउटपोस्ट है जिन्हें आप कह सकते हैं, यानी बाहरी इलाका है जहां पर यूक्रेन की मौजूदगी लगातार रूस के लिए चिंता का विषय थी। आपको याद होगा 1940 के दशक के अंदर यहीं पर रूस ने, क्योंकि उस समय यूक्रेन रूस का हिस्सा हुआ करता था, जर्मनी के साथ एक बड़ी बैटल लड़ी थी और वो बैटल टैंक बैटल थी। और यहीं से लगातार अगर मूवमेंट होती है, चैलेंज होता है रूस को काटने के लिए, तो वो पोक्रोवस्क का इलाका होता है। यानी एक और बड़ा इलाका अब रूस के हाथ में आ चुका है। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा था कि उसने कई और इलाकों में, खेरसोन का इलाका हो, चाहे आप कह सकते हैं सुमी के इलाकों में या दूसरे इलाकों के अंदर भी अपने बड़े ऑपरेशन चलाए हुए हैं और लगातार यूक्रेन की सैनिकों के लिए वहां पर उनका बना रहना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया। यानी जब बातचीत चल रही है, ऐसे में रूस लगातार नए इलाकों पर अपना कब्जा जमाता जा रहा है, जो यूक्रेन के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज होगा। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह सर, आखिरकार ये क्या चल रहा है? क्योंकि एक तरफ तो बातचीत चल रही है और धीरे धीरे रूस नए इलाकों पर अपना कब्जा जमाता जा रहा है। रूस शायद ये कोशिश करेगा कि अब जब बार्गेनिंग हो नई स्टेज की, तब वो इन इलाकों की बात करे ताकि बात ना तो डोनबास की हो सके, लोहांस्क की हो सके, या उन इलाकों की जो अब रूस छोड़ना ही नहीं चाहता। देखिए सुमित जी, जय हिंद। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और जो आजकल टॉपिकल सब्जेक्ट है उसको लिया है। अब ये माना जाना चाहिए कि हम समझौते के काफ़ी नज़दीक हैं। इसकी कुछ खींच तोड़ होगी, थोड़ा बहुत इसको रिफाइनमेंट किया जाएगा और जिसको कहते हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट, मतलब जैसे दिया बुझने से पहले एक बार भड़बड़ाता है, टिमटिमाता है, उसमें एक नया जोश आता है, तो कुछ ऐसी प्रक्रिया इस समय पे चल रही है। पर अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो अमेरिका ने ये मन बना लिया है कि डॉनबास का जो इलाका है वो रूस के कब्जे में रहेगा, क्राइमिया के ऊपर भी उनका हक रहेगा और थोड़ा बहुत इलाके जो अभी यूक्रेन के इलाके में कब्जे में है वो उनको छोड़ने पड़ेंगे, कुछ रूस को भी छोड़ने पड़ेंगे। ये ऐसा इस प्लान में दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन कर पाएगा। इसके लिए उनके संविधान में भी कुछ संशोधन की बात चल रही है और यूक्रेन को कोई ऐसी गारंटी भी नहीं मिल पाएगी कि नो एग्रेशन पैक्ट की रशिया की तरफ, लेकिन फिर भी कुछ एश्योरेंस तो होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि दो देशों की लड़ाई में तीसरा देश हलवा जरूर खाता है। बिल्कुल सर, यही तो ये दिख भी रहा है। सुमित जी, ये सुनिए जरा, 300 बिलियन रूस के कब्जे में है जिनको जब्त किया गया है, उसका प्लान बन चुका है। 100 बिलियन यूएसए के नीचे अमेरिका के मतलब कंट्रोल पर इन्वेस्ट किए जाएंगे यूक्रेन को रीबिल्ड करने में, जिसमें सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 50% प्रॉफिट अमेरिका को मिल जाएगा और दूसरे 100 बिलियन अमेरिका और रूस के बीच में मिलकर लगाए जाएंगे। तो सारी कहानी में अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री का खूब फायदा हुआ। सर हमारे साथ क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर भी जुड़े, उनको भी इंक्लूड कर लेता हूं। संजय कुलकर्णी सर, जैसा केजी सिंह सर बता रहे थे कि अब ऐसा लगेगा कि यूक्रेन सिर्फ एक बफर जोन बन जाएगा, जो इलाके बफर जोन के तौर पर अमेरिका रूस रख लेगा, कुछ इलाके नाटो देश अपने लिए प्रिजर्व कर लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के वजूद में कुछ नहीं बचने वाला। और शायद जैसे केजे सिंह सर कह रहे थे कि अब वो रीबिल्डिंग का खर्चा या उस यूक्रेन की तर्ज पर वो सारी कमाई या तो नाटो करेगा या सारी की सारी मलाई अमेरिका खा जाएगा। धन्यवाद सुमित। और मैं कहूँगा
मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब केजे सिंह साहब बैठे हैं, उनको मालूम है बड़ा कौन है इस पूरे खेल के अंदर। और अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं कि $300 बिलियन में से जो फ्रोजन अकाउंट है उसमें से $200 बिलियन तो गए रूस को, क्योंकि उन्हीं का पैसा है। और $100 बिलियन का 50% प्रॉफिट तो चला गया अमेरिका। सो विन विन सिचुएशन अमेरिका में है। तो सवाल ये है कि जो यूरोपियन देश है वो, उनका मानना है कि जब तक हम यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं करेंगे तब तक ये जो समझौता है बहुत मुश्किल है इसको अमल में लाना। इतनी बड़ी बात, पुतिन जो बार बार अब कह रहे हैं कि उन्होंने अलास्का में इसके बारे में बातचीत की थी, तकरीबन ऐसा ही प्लान था, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर दबाव था यूरोपियंस का, इसलिए उन्होंने इसको थोड़ा सा तब्दीली किया। लेकिन वो ट्रंप के साथ इस पीस प्लान को सक्सेस बनाने के लिए साथ में है। सवाल यह है, यूके जो इंस्टिगेटर है पूरे यूक्रेन वॉर में, वो भी अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इटली जो है वो मानते हैं कि उनको जेलेंस्की को सपोर्ट देना चाहिए। ऐसे हालात में जरूर ये जो सपोर्ट जेलेंस्की को मिल रहा है वो जिंदा तो रख रहे हैं जेलेंस्की को, लेकिन यूक्रेन युद्ध जीत नहीं सकता। वो बात शायद अभी तक नेटो में खासकर यूरोपियन देश है उनके दिमाग में यह बात बैठने रही कि जीत बहुत बहुत